बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाज़रीन को इस शो में, इस महफिल में, इस बज़ में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पर रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं, इस बज़्म को सजाते हैं और आपकी मुलाकात कराते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के दरख्शां सितारों से, उन लोगों से कि जिन्होंने पाकिस्तान का सबसे लाली परचम अपनी अपनी फील्ड में बुलंद किया, पाकिस्तान का नाम उन्होंने रोशन किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो पाकिस्तान का परचम ज़रूर अपनी कारकर्दगी से बुलंद करते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, रिकॉर्ड बुक की ज़ीनत बनते हैं, और जब जब उनका नाम आता है तो फिर पाकिस्तान का नाम भी उनके नाम के आगे आता है और एक आवेज़ा होता है, उनके नाम की जीनत बनता है और वो पाकिस्तान की शान बनते हैं। लेकिन बार बार के बावजूद जो है लोग हिस्ट्री से, तारीख से सबक नहीं सीखते और हम अपने हीरोज़ की कदर नहीं करते हैं। आज ऐसे ही कुछ आया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऐवानों से सामने कि जहाँ पे पाकिस्तान के बैटिंग कंसल्टेंट यूनुस खान ने जो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। जो लोग यूनुस खान को जानते हैं, जो लोग यूनुस खान को के करीब हैं, वो अच्छी तरह से ये बात जानते हैं कि यूनुस खान अपनी इज्जत पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, अपनी रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो शायद पैसे की चाह में, इज्जत शोहरत की चाह में या और किसी चीज़ की चाह में जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। लेकिन यूनुस खान एक ऐसे प्लेयर हैं पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री में कि जो कभी भी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। माजी में हमने देखा कि जब उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर में इंतज़ार कराया गया तो उन्होंने कप्तानी तर्क कर दी। IPL खेलने के लिए दुनिया भर का हर प्लेयर तरसता है, तड़पता है, लेकिन यूनुस खान वो प्लेयर थे कि जो राजस्थान रॉयल को छोड़कर आ गए। उन्होंने कहा कि चूँकि जो टूर्नामेंट का फार्मूला है, जो फॉर्मेट है, वो कुछ इस तरह से है कि एक वक्त में सिर्फ 4 ओवरसीज़ खेल सकते हैं, उनकी जगह नहीं बन पा रही। पाकिस्तान के वो स्टार प्लेयर हैं, पाकिस्तान के परफॉर्मर हैं, पाकिस्तान का नाम उनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो IPL नहीं खेलेंगे, वो राजस्थान रॉयल को छोड़कर आ गए। कई ऐसे मौके आए कि जब यूनुस खान ने खुद जो है वो मुस्ताफ़ी होने का फ़ैसला किया, खुद वो उन्होंने बैक होने का फ़ैसला किया और आज भी एक ऐसा ही फ़ैसला सामने आया। इस फैसले के क्या असरात होंगे, क्या समरात होंगे, क्या मुज़म्मरात होंगे, इसमें हम डिस्कस करेंगे। लेकिन साथ साथ पाकिस्तान सुपर लीग में इस वक्त जो है वो सेकंड प्ले ऑफ का मैच जारी है और यहाँ पर इस्लामाबाद यूनाइटेड की इनिंग मुकम्मल हो चुकी है। 170 प्लस का टारगेट दिया है यहाँ पर पेशावर ज़ल्मी को इस मैच में कामयाबी के लिए। हसन अली ने 9वें नंबर पर बैटिंग करते हुए 45 रन की इनिंग खेली। इसके अलावा कॉलिन मुनरो ने जो है वो 44 रन की इनिंग खेली। कैचेस भी ड्रॉप हुए। अच्छा आगाज़ नहीं था इस्लामाबाद यूनाइटेड का, लेकिन उसके बावजूद जो है वो 170 प्लस का टारगेट जो है एक ऐसी पिच पे है कि जहाँ पे इससे पहले हमने देखा 247 रन हुए, जवाब में फिर 232 रन स्कोर हुए। वहाँ पर भी ये टारगेट जो है वो किस हद तक चेसेबल है, किस हद तक चेसेबल नहीं, और कौन मुल्तान सुल्तान के फाइनल में मद्दे मुकाबिल होगा, इस मैच का नतीजा इस बात का फैसला कर देगा। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे तीनों पैनलिस्ट है कि जिन्होंने कुछ उनमें से दो ने जो है पाकिस्तान का नाम जो है वो बाउंड्री के अंदर जाके रोशन किया और एक ने जो है वो स्पोर्ट्स के शोज़ में बड़े ज़बरदस्त प्रोड्यूस किए और अब जो तज्ज़िया करते हैं, तबसरा करते हैं, वो बहुत ही ज़बरदस्त बोल्ड एंड बुलंद उनका तबसरा तज्ज़िया होता है। मेरे साथ जो पहली शख्सियत मौजूद है, मैं रोज़ाना उनके बारे में आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान के एक ऐसे क्रिकेटर कि जिनको अगर मौके मिलते तो शायद उनकी कारकर्दगी में मज़ीद निखार आता, लेकिन कुछ बदकिस्मती रही उनकी। कुछ उस दौर में वो पैदा हुए, उस दौर में उन्होंने परफॉर्मेंस दी कि जब पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर जो था वो बहुत मजबूत था, लेकिन जिसको खिलाना होता है उसको कहीं ना कहीं जाके जगह बना के खिला दिया जाता है, उसको नहीं खिलाना होता उसके लिए कुछ ऐसे ही बहाने होते हैं जो इनके साथ किए गए लैम एक्सक्यूजेस दिए गए। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के 7वें वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर महमूद हामिद साहब। महमूद भाई कैसे हैं आप? जबरदस्त, ठीक ठाक है, बताएं। जबरदस्त, एवरग्रीन, माशाल्लाह ग्रीन पहना हुआ है। ऑलराइट। और जो दूसरी शख्सियत मौजूद है पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे कामयाब लेग स्पिनर, और जिस तरह महमूद हामिद के साथ एक तरीके से नाइंसाफ़ी और ज़्यादतियाँ होती रही, इनके साथ भी इसी तरह हुआ और जो एक पाकिस्तान के लीजेंड बन सकते थे उनका रास्ते में सफ़र को रोक दिया गया, कुछ अपनों की साजिशों की वजह से, कुछ गैरों की नवाजिशात की वजह से। मेरे साथ मौजूद है दानिश के जरिए। दानिश, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। बिल्कुल। और जो तीसरी शख्सियत मौजूद हैं पाकिस्तान की हिस्ट्री के जो चंद कामयाब तरीन स्पोर्ट्स के शोज़ हुए उनमें से एक को इन्होंने प्रोड्यूस किया। पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट पे इनकी बड़ी गहरी निगाह है। यूट्यूब पे एक सनसनी इन्होंने मचाई हुई है और जब हमारे GTV के स्टूडियो में कदम रखते हैं तो हम भी सोचते हैं पता नहीं आज ये क्या बोल जाएं, और आप भी यकीनन इनसे मुंतज़िर होते होंगे कि बोल्ड बोलते हैं, बुलंद बोलते हैं, दिल से बोलते हैं, एक सच्चे पाकिस्तानी की तरह बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं कमर रज़ा एफ़ी साहब। कैसे हैं एफ़ी भाई? ठीक ठाक है, थैंक यू वेरी मच। चलिए, आपने इन दोनों का तारुफ कराया और रोज़ ही आप जाति का जिक्र करते हैं इन दोनों के साथ। जो
मेरे साथ भी कुछ ऐसा कुछ ऐड कर ले। आप जो यहाँ बैठे तो हम लोगों के साथ है। मैं बोला लेकिन मेरा तारुफ में जाति के साथ में कर देंगे, जाति हुई इनके साथ। आपके मैंने ड्रामे बड़े देखे, उसमें आप बड़ी जाती। अच्छा आपने जो ज्यादती की है ना, अच्छा मैं नाज़रीन को एक आज बड़े मजे की बताता हूँ। जो इन्होंने ज्यादती की है वो ये है कि आज मैं ऑन एयर ये बात कर रहा हूँ, आज मैं जैसा भी एंकर हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ, बड़ा हूँ, बुला हूँ, जैसा भी हूँ, उसमें जो आपने ज्यादती की ना, सबसे बड़ी आपकी ज्यादती है कि आपने मुझे खराब किया है। नहीं, मेरे ख्याल में आप पाकिस्तान के लिए प्रोड्यूस हुए थे और आपने पाकिस्तान की क्रिकेट को जिस कमांड से आप बोलते हैं, डेफिनेटली आप अपना मकाम रखते हैं इसके अंदर। और अच्छा इन्होंने खाली यही ज्यादती नहीं की कि मैं इस वक्त आपके सामने, तो आप मुझे देख रहे हैं, जो मेरे प्रोड्यूसर हैं वो भी इनके शागिर्द हैं, तो एक इन्होंने और भी नाइंसाफ़ी की है कि वो जितनी अगर मैं बातें करता हूँ तो बहुत सारा मुझे जो सपोर्ट मिलती है, उसमें हमारे प्रोड्यूसर जो फैज़ान नकी, उनकी भी बहुत हमें सपोर्ट होती है इस शो को, जिस तरह से वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, कामयाबी हासिल कर रहे हैं। ना सिर्फ ये शो बल्कि आप दोपहर में भी जो शो देखते हैं पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल, वो शो भी जो है फैज़ान मुस्तफ़ा नकी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये नाइंसाफ़ी हो सकती है, वो नाइंसाफ़ी नहीं, वहाँ पर आपने टैलेंट से काम। अली, आप में जो एक सबसे अलग मुनफरिद चीज़ है वो ये है कि आप पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक है, इंटरनेशनल पे तो बोलने वाले शायद और भी मिल जाएंगे, मगर पाकिस्तान डोमेस्टिक की जो बारीक चीज़ें हैं ना, वो आपसे बेहतर कोई भी थैंक यू सो मच फॉर योर ना कॉम्प्लीमेंट। बता सकता है, ना प्रेडिक्ट कर सकता है। इस बात का चैलेंज मैं देता हूँ। और इससे पहले कि हम जरा PSL की तरफ जाएं, क्यों ना बात करें इस वक्त यूनुस खान ने जो रिज़ाइन किया है बैटिंग कंसल्टेंट के ओहदे से, और दानिश से जो उनकी कप्तानी में भी खेले हैं, बहुत करीबी दोस्त हैं यूनुस खान से, इनसे हम जानना चाहते हैं दानिश क्या हुआ है सब जो सारा एपिसोड हुआ है। मैं समझता हूँ कि मैनेजमेंट जो है यूनुस को नहीं चाह रही थी कि ये कंटिन्यू करे, बिकॉज यूनुस खान जिस तरह से, जितना वो डेडिकेटेड है, जितनी वो मेहनत करता है, जब वो क्रिकेट भी खेलता था और जितना मैंने टाइम गुजारा उसके साथ, वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है। और जब वो बैटिंग कोच भी है तो वो अपने काम से काम रखता है। अभी उसके काम के अंदर कोई मदाखलत करे। आप देखें साउथ अफ्रीका की सीरीज़ हुई थी, तब भी आपने NCA के जितने भी कोचेस हैं सबको भेज दिया, लेकिन एक आपको बनाया हुआ आपने था यूनुस खान को, तो उसको आप कंट्रोल करने देना। उन्होंने आपसे पहले बोला कि मुझे आप दे दे अंडर 19, आपने मना किया कि नहीं, हम आपको अंडर 19 नहीं दे सकते और सारी चीज़ें नहीं दे सकते जो वो हमेशा से मांगते, क्योंकि वो चाहते कि उनके पास कंट्रोल हो, लेकिन वो कंट्रोल नहीं देना चाहते थे सारा का सारा, वो चाहते कि हमारे पास रहे कंट्रोल। यहाँ पर भी जो यूनुस खान के साथ ये हुआ कि PCB ने ज़्यादती की है, कि PCB ने ये नहीं सोचा कि आने वाला जो है वो है वर्ल्ड कप है। यूनुस खान अच्छा खासा जेल हो गया और प्लेयर्स की परफॉर्मेंस बेहतर हो रही। शान मसूद की परफॉर्मेंस आपके सामने ही, जिस तरीके से वो उसने अपनी बैटिंग स्टाइल और जिस तरह से उसने वर्क किया अपने ऊपर, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर ये आपको पता है कि ये कोई नई बात नहीं है। और यूनुस के साथ तो लॉबियाँ पहले बनी है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी उस दिन 2009 का वाकया, हल्फ उठाया लोगों ने। जी हाँ, हल्फ उठाया लोगों ने, और बहुत सारे उसके पीछे जो है खिलाफ श्रीलंका से मामला शुरू हुआ था। श्रीलंका से मामला शुरू हुए थे, तो ये मामला वही है। और ये प्लेयर्स आपस के अंदर जो है ना, अभी तो मोहम्मद यूसुफ की बात आ रही, लेकिन बात कुछ और होगी। जो मैनेजमेंट है वो नहीं चाह रही होगी कि यूनुस कंटिन्यू करे, और शायद कुछ प्लेयर्स, क्योंकि यूनुस है वो मेहनत करवाता है, खुद भी करता है और करवाता भी है, जिसके ऊपर जो आजकल के यंगस्टर्स हैं ना वो राजी नहीं है। ऑलराइट, जिस तरह इन्होंने शान की बात की, तो दानिश की बात से मुझे याद आया, सर इफ़ी भाई भी कह रहे थे कि डोमेस्टिक पे थोड़ी सी निगाह होती है तो चीज़ें जो है वो जहन में रह जाती हैं। शान मसूद कराची के एक कोने में रहते हैं, क्लिफ्टन में रहते हैं, और यूनुस खान कराची के उस ज़माने में दूसरे कोने पर रहते थे, गुलशन हदीद में। शान मसूद की बैटिंग की खामियों को देखते हुए शान मसूद को उन्होंने कहा कि आप सुबह आएंगे गुलशन हदीद के ग्राउंड में, और उसके बाद जो है वो अपने ड्राइवर को वापस भेज देंगे, और फिर शाम में आपको ड्राइवर आपका लेने आएगा, ताकि वापसी की आपकी सारी कश्तियाँ जल जाएँ। आप मेहनत से जी चुरा के ये मत सोचें कि मैं वापस जा सकता हूँ। तो ये काफ़ी अरसे तक, काफ़ी हफ्तों तक ये सिलसिला चलता रहा, और फिर आपने देखा कि शान की बैटिंग में कितना निखार भी आया। मुझे आपको क्या लगता है, आप भी काफ़ी क्रिकेट यकीनन खेले होंगे और आप जानते हैं यूनुस खान को, इनके साथ जो एक मैनेजमेंट थी जो इनको लाई थी, इसमें नदीम खान है इनके UBL के साथी, उमर रशीद है इनके UBL के साथी, उन सब के साथ भी अगर ये काम नहीं कर सकें, लोग तो बहुत अरसे से मुंतज़िर थे कि अब ये फैसला आएगा, तब ये फैसला आएगा, फिर भी लोग कहते हैं कि थोड़ा ताख़ीर से फैसला आया। देखें, हर बंदा जो है वो एक डिफरेंट बंदा होता है। यूनुस मेरे ख्याल से क्वाइट ए डिफरेंट मैन। अगर हम UBL की भी बात करें, वहाँ पर भी हुए थे प्रॉब्लम हुई थी, नदीम के साथ प्रॉब्लम्स हुई थी उनकी। बात ये है कि जब अगर आप कोई डेडिकेशन के साथ आप अपना काम कर रहे हैं और इस लेवल के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, जब प्रॉब्लम आ रही है तो फिर जब आपने आज छोड़ा, तो मेरे ख्याल से अब ऐसा टाइम है कि आपको बोल देना चाहिए ना कि व्हाट्स प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है, विद वसीम खान के साथ क्या प्रॉब्लम है, या बोर्ड के साथ, किसके साथ आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, किसकी वजह से आप छोड़ के जा रहे हैं। देखें, आपके एक्सपीरियंस वो कहते हैं ना, जब एक दरख्त होता है जिसमें फल लगता है तो वो सायेदार हो जाए, मतलब वो झुकने लगता है, मतलब
आपको थोड़ा सा झुकना पड़ेगा। पाकिस्तान का कल्चर ऐसा है कि आप अकड़ के यहाँ पर मेरे ख्याल से अपनी टर्म्स के ऊपर बहुत मुश्किल है कि आप इतनी देर सरवाइव कर जाएं। तो आई थिंक यही चीजें हो रही हैं कि आप जो है अपनी टर्म्स को मनवाने जा रहे होते हैं कि जो झुकता है फिर आप लोग उसको कहते हैं हारून रशीद है। नहीं, झुकने से मुराद आप समझे नहीं मेरी बात। देखिए, अगर आपने कोई चीज़ मैं कल्चर की बात कर रहा हूँ, इस मुल्क का कल्चर कैसा है कि आप बिल्कुल तनाव दरख्त बन जाएंगे ना, तो लोग आपको काट के चले जाएंगे, फिर आप काम नहीं कर सकते कहीं भी। फिर यही होगा, आप 5 महीने काम करेंगे, 6 महीने काम करेंगे, उससे नुकसान किसका हो रहा है? सही, पाकिस्तान क्रिकेट हो रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान है भाई। आप ये देखें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वो लोग चाहिए जो यस मैन हो, और आप क्या कहते हैं? नहीं है। अली, मैं क्या बोलूँगा, ड्रामेबाजी है, और ये ड्रामेबाजी में इसमें यूनुस अकेले शामिल नहीं है, इसमें और भी बहुत सारे लोग शामिल हैं। अगर आप वसीम अकरम का भी 10-12 दिन पुराना इंटरव्यू नसीम राजपूत को जो दिया है, उसमें तो उन्होंने मतलब बद्दुआ दे दी है पाकिस्तान क्रिकेट को, ये बोलकर कि अब तो स्नूकर भी तबाह कर दिया इन लोगों ने, स्क्वॉश भी तबाह कर दिया इन लोगों ने, हॉकी भी तबाह कर दिया, ये क्रिकेट को भी तबाह करने आ रहे हैं। मतलब वो तो बद्दुआ दे के चले गए थे वसीम अकरम। उसके बाद अभी मिसबा ने एक नया ड्रामा रचा दिया। आपके डोमेन की बात नहीं है, आप सिलेक्शन पे सिलेक्शन का डोमेन किसी और का है, तो ये इसका मतलब है खिचड़ी पकी हुई है टीम के अंदर। ये वो सक्सेसफुल लोग हैं जो अब जिता कर आ रहे हैं पाकिस्तान टीम को, जिम्बाब्वे से, साउथ अफ्रीका से, इधर उधर पता नहीं कहाँ जहाँ होकर आए, ये न्यूजीलैंड में तो हार गए थे, तो ये जिता कर आ रहे हैं। उसके बाद ये हरकतें हैं कि वो अपना रिजाइन दे रहे हैं। मतलब यूनुस के तो ड्रामों की लिस्ट है। अच्छा, इजाज बट नीचे खड़े हैं, यूनुस कमरे में बंद है, मैं बाहर नहीं निकलता। भाई अपना रवैया दुरुस्त कर लो या क्रिकेट छोड़ दो। फिर मैं रिटायरमेंट ले लेता हूँ, फिर मैं वापस आ जाता हूँ, मुझे वनडे में क्यों नहीं लिया, मैं क्या करूँ, मैं गोली मार लूँ। मतलब आप अपने कैरेक्टर में एक ड्रामेबाज तो हैं। अच्छा, चले, ठीक है? आपकी बात अभी महमूद भाई की मैं आखिरी बात उठा के सिर्फ आपको ही कह रहा हूँ कि भाई हम लोग रीजन सुनना चाहते हैं। ये ड्रामेबाजियां नहीं होती आपकी कि आप 4-5 महीने आपने ठंडे गुजारे, आराम से अपने पैसे पकड़े और आके अब आपने बोल दिया कि रिजाइन। मतलब इसका मतलब है कि टीम में लड़के भी जल नहीं है आपस में, ये मैनेजमेंट जो है आपस में दस्तों करे। मैं हमेशा से बोलता हूँ ना, एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे होते हैं। तो इनके मामला जो है ना, मफादात की जंग है असल में तो। और फिर मीडिया में बैठे हुए वो लोग इनकी कंपेन भी चला रहे होते हैं यूनुस खान की, कि देखें वो तो इतना शरीफ आदमी है। भाई इसका शराफत, क्रिकेट का शराफत से क्या ताल्लुक है आपका? मतलब मुझे ये बताएं, शरीफ आदमी है, ठीक है भाई, आप फिर एक काम करें, आप नीचे लेवल तो हम जो बचपन से सुनते हैं क्रिकेट इज द गेम ऑफ द जेंटलमैन, आप जहां पे लोग आपको एक सेकंड रुके ना, थोड़ा ब्रेक भी तो लें, चाय का सिप लें, चाय बड़े मजे की है। नहीं, आप बताएं। नहीं, मुझे गुस्सा मुझे गुस्सा इस बात पे आता है भाई कि आप, मैं ये चाहता हूं कि लोगों अच्छा, मैं इफ्ती भाई को जरा थोड़ी देर को यहाँ रोकूंगा क्योंकि इस वक्त मेरे हाथ में चाय का कप, और इफ्ती भाई को मैं कहूंगा चाय जरूर पिएं, क्योंकि सुप्रीम ने एक नया ब्रांड मुतारिफ कराया है जिसका सुनहरी और जो गोल्डन कलर है वो लोगों में अपनायत पन लेकर आता है, वो अपनापन लेकर आता है। इसका जो अरोमा है वो बड़ा ज़बरदस्त है। ब्रेक में जो है हम इफ्ती भाई को चाय भी पिलाएंगे, और जो ये चाय से चाह और चाह से चाहत तक का सफ़र है, ये सुप्रीम के जरिए हम तय करेंगे इस ब्रेक में। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हीटेड डिबेट हो गई हमारे कमर रज़ा इफ़ी साहब से, और अभी हम इनको छोड़ेंगे नहीं, इनसे मजीद ज़रा गुफ्तगू करेंगे इसी मौजू को लेके। इफ़ी भाई से ज़रा सा बात करेंगे कि इफ़ी भाई ने क्यों कर ये बात कही है। इस मौजू को फिर यहीं पे सम अप करने के बाद फिर उसके बाद हम PSL के मैच को डिस्कस करेंगे। कुछ कह रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले आप यूनुस खान के हवाले से? नहीं अली, मतलब मैं, अच्छा, इससे पहले आप कहें सर, मैं आपको सुनवा दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में चल क्या रहा था। यूनुस खान का हमने एक इंटरव्यू किया आपसे चंद हफ्तों पहले, पाकिस्तान सुपर लीग जब अबू धाबी का लेग शुरू हुआ, इससे पहले इंटरव्यू किया। उस वक्त जो उड़ती मेरे ज़राए जो मुझे इत्तलात बता रहे थे, उस वक्त उसकी हवाले से मैंने इनसे सवाल किया यूनुस खान का क्या कहना था। पहले वो सुनते हैं और फिर अपने तीनों मौजूद मेहमानों से इस पे इनका इनपुट लेते हैं। आइए ज़रा सुनते हैं। डिसीजन होता है वो जाहिर सी बात है कि हेड कोच का और कैप्टन की होता है, लेकिन एज ए बैटिंग कोच, इसी तरह बॉलिंग कोच का भी अपनी एक सजेशन देते हैं। लेकिन ये कि हम हमेशा अपनी सजेशन देते हैं, लेकिन हम बिल्कुल माइंड नहीं करते कि मेरी सजेशन को अगर ऑन बोर्ड ना किया जाए। लेकिन मेरा काम है कि जो मेरी ऑनेस्ट ओपिनियन है मैं दूँ, और उसके बाद फैसला हेड कोच को और कैप्टन को करना होता है। ये 28 दिन में क्या माजरा हो गया। आपने शेर सुना होगा कि जंगल का जंगल हरा हो गया, लेकिन यहाँ पे जंगल हरा नहीं हुआ, बल्कि यूनुस खान को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। 24 मई को ये इंटरव्यू मैंने इनका कंडक्ट किया और इनसे सवाल मैंने ये पूछा था कि क्या आप और पाकिस्तान की जो बाकी टीम मैनेजमेंट है, जो मिसबाह उल हक हैं, क्या एक पेज पर है? उसका जवाब आपने इनसे सुन लिया, लेकिन 22 जून को उन्होंने रिज़ाइन कर दिया अपने सौदे से। इफ़ी भाई, आपने सुन लिया उन्होंने क्या कहा, और फिर आप इस पर कंटिन्यू भी करना चाह रहे थे। 2 नाम ले लिए उन्होंने, हेड कोच और कैप्टन।
मैंने आपको कहा ना खिचड़ी बनी हुई है, जीते हुए मैनेजमेंट है, जीती हुई टीम है आपकी, और ये हाल चल रहा है कि बगैर बताए, बगैर कोई रीज़न दिए, बगैर आप कर ये वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ज़िम्बाब्वे में यूनुस ने करी थी, उसके अंदर भी ये बात उससे सवाल हुआ था वहाँ पर भी उससे कि भाई जिस तरह के लड़के खिला रहे हैं, जिस तरह के लोगों को मौका दिया जा रहा है, आपकी कोई इनपुट होती है उससे मतलब मैं अपने डोमेन का काम कर रहा हूँ, यानी कि अपना मफाद उठा रहा हूँ मैं, जब मेरा दिल चाहेगा मैं रिज़ाइन दे दूंगा लोगों को, रीज़न भी नहीं बताऊंगा खुल के, भाई ये आप फ़खरे पाकिस्तान है, लोगों ने आपको कंधों पे उठाया, आपने 10,000 रीजन नजर नहीं आ रहा, अच्छा रीजन आपको नजर नहीं आ रहा, ज्यादा मिली है आज भी आप रीजन आपको नजर नहीं आ रहा। बेहतर ये था कि भाई आप कोई रीजन बताकर साइड पकड़ते हैं ना, आपने रीजन बताया नहीं, यानी कि उनका भी भरम रखा हुआ है कि तुम्हारी बात भी नहीं बता रहा मैं किसी को, ठीक है, और बीच में मैंने रिजाइन भी रीजन आपको नहीं सुन तो लेना, अब मेरा सवाल भी सुन लेना, मफादात की जगह सवाल भी सुन लेना, रीजन आपको समझ में नहीं आ रहा, आप सुने ना, सुन तो लेना, सवाल सुन लेना, रीजन आपको समझ में नहीं आ रहा कि महमूद भाई पाकिस्तान के डोमेस्टिक का बड़ा नाम, दानिश कनेरिया का रिकॉर्ड होल्डर है, सब ये बात कर रहे हैं, हर जहां एक्सपर्ट बैठे हैं सब ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा, टीम की सिलेक्शन मेरिट पे नहीं हो रही, तो क्या ये इससे बड़ा रीजन कोई और हो सकता है? T20 वर्ल्ड कप जीता हुआ कप्तान है ना ये। हाँ, अभी तो जीते, अभी आपने कल सेलिब्रेट की 21 जून को 2009 में जिताया था ना उन्होंने, उसी 2009 T20 वर्ल्ड कप के बाद जो इनके खिलाफ टीम में रिवॉल्ट हुआ 6-7 खिलाड़ियों ने, हैं क्या किया था इनके खिलाफ, क्यों किया था? इनका वर्किंग रिलेशन जो है ना भाई, उसका मसला है। मैं अकेला रहूंगा, मेरी तरफ कोई ना है, ड्रेसिंग रूम में मैं अकेले बैठूंगा, मेरे बराबर में कोई ना बैठे, मैं चाहूं तो भाई यासिर शाह के बाल सेट कर सकता हूं, ना यासिर शाह से ऐसा होता था दानिश के मैं अकेले बैठूंगा, यार ये कौन सा ड्रामा लगा? लेकिन जो साथ बैठा उससे पूछते हैं ना, दानिश ऐसा होता था? ऐसा वो बहुत कम करते थे, कम होता था, क्योंकि कभी कभी उनके मूड पे डिपेंड करता था, लेकिन एक आदमी को तनाई भी तो चाहिए होती है ना, कभी वो होते हैं, कभी उनका टेम्पर हो जाता तो लूज, तो वो इस तरह की चीज़ें कभी करते थे, लेकिन यंगस्टर्स के साथ वो मिलके भी रहते थे, लेकिन जो बात करें ना इफ़ी भाई रीज़न, देखिए आज जो इन्होंने आपने लिया इंटरव्यू लिया, उसमें क्या है रीज़न कि मैं अपना इनपुट दे रहा हूँ, लेकिन उसको वो नहीं ले रहे, तो ये रीज़न दे दिया ना, रीज़न। और एक दूसरा रीज़न उनका ये भी है जो आज पता चला है कि सिलेक्शन कमेटी के सामने जब वो एज अ बैटिंग कंसल्टेंट है, तो उनसे कंसर्न करना चाहिए कि कौन सा बैट्समैन जो है फॉर्म में है, कौन सा बैट्समैन स्ट्रगल कर रहा है और किसको लेके आना चाहिए, वो उनसे नहीं पूछा जा रहा। अच्छा, हो सकता है दानिश ये उन्होंने कहा कि शोएब मकसूद को होना चाहिए, हो सकता है, मेरा अपना ख्याल है। देखिए कोई भी हो सकता है, XYZ कोई भी हो सकता है, लेकिन एक आपका बैटिंग कंसल्टेंट है, कोच है, उससे आप राय ले सकते हैं। जब आप राय लेंगे तो टीम बेहतर बनती है, वो आपको बेटरमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। अच्छा, मैं जरा वापस आता हूँ बेटरमेंट, आप कुछ इस पर इनपुट देना चाहें, क्योंकि देखिए ना, आप अगर बैट्समैन है और अगर आपसे बैटिंग कंसल्टेंट से इनपुट नहीं लिया जा रहा, हैदर अली को खिला रहे हैं कोई फायदा नहीं, अब्दुल्ला शफी को खिला रहे हैं कोई फायदा नहीं, आपको घूम फिर के फिर शोएब मलिक को लेकर आना है, सब कुछ करना है, तो फिर यूनुस खान का रोल क्या रह जाता है? देखो बात यह है कि उसने अपनी बात की थी कि मैं अपने डोमेन में रह के काम कर रहा हूँ, मेरा काम है कि एज ए बैटिंग कोच बैट्समैनों पे काम करूँ और अपनी इनपुट दूँ हेड कोच को। हेड कोच इज़ अ होल सोल इंचार्ज। अब बाकी काम जो है हेड कोच का है और कैप्टन का है कि वो टीम किस तरह खिलाता है, तो उसमें मैं नहीं समझता कि कोई इतनी कोई जिसे कहने का कोई बुरी बात है। उसके अलावा अगर कोई मसले हैं आपके और आप एकदम बीच में छोड़ के जा रहे, ये पहला वाकया नहीं है। आपको नहीं लग रहा कि उन्होंने मसले हल करने की कोशिश नहीं की होगी या अचानक छोड़ दिया? मुझे नहीं लग रहा ना, नहीं लग रहा ना भाई, ऐसा लग रहा है ना भाई, तो हो सकता है अंदर उन्होंने बात की हो, मीटिंग में बंद कमरों के पीछे मीटिंग हुई हो, बातचीत हुई, उसके बाद इतना हार्श डिसीजन लिया। यार बात सुनो, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। हाँ। और ये किसी के घर की चीज़ नहीं है भाई, यहाँ पर बहुत ही प्रोफेशनल्स किस्म के लोग आते हैं और इसमें बहुत हाई फाई किस्म की ये जॉब है। आपको बताना पड़ेगा, ये कोई घर की चीज़ नहीं है भाई कि मैं आया 5 महीने मैंने काम किए, आज मैं जा रहा हूँ मैं घर चला गया। हाँ। आपको बताना है कि भाई यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिसकी वजह से एक लेजेंड जिसने 10,000 रन किए हैं, पाकिस्तान का कोच अभी जीत कर आ रहे हैं, मैं इस वजह से छोड़ के जा रहा हूँ। आप बताएं तो यार, ताकि लोगों को पता चले और फिर उनसे सर्विनिश हो उन लोगों की। लेकिन महमूद भाई ठीक है, आप सही कह रहे हैं, ठीक है आप सही कह रहे हैं, घर की चीज़ नहीं है, लेकिन मामला तो ऐसे ही चल रहे हैं ना कि जैसे घर की चीज़ है। नहीं सुन तो सुने ना, घर की चीज़ मामला तो ऐसे ही चले, जिसके घर जा रहे हैं सुन लेना, जिसके घर जा रहे हैं मना रहे हैं उसको, जिसको चाह रहे हैं घर से उठा के ले आते हैं उसको, चाहे उसका डोमेन हो ना, उससे वो काम करा रहे हैं। चल तो मामला क्रिकेट बोर्ड के इसी तरह रहे ना, बात पे हम बात कर रहे हैं ना। हाँ। दुनिया बात कर रही है ना कि ये गलत काम हो रहा है, तो अगर जो पाकिस्तान टीम के अंदर एक खिचड़ी पकड़ी है, जैसे एफी कह रहा है कि बन रही है। हाँ। और नजर भी आ रही है, बन रही है, ठीक है ना। आप PSL उठा के देख लें, बिल्कुल सेल्फिश क्रिकेट लड़कों की नजर आई है कि किस तरह वो टीम में उनको आना है। तो ये सारी चीजें भाई उनको चेक किया क्यों नहीं जाता, उनके ऊपर जिसे कहना चाहिए उनको रोका क्यों नहीं जाता। कुछ ब्लू व्हाइट प्लेयर्स हैं, वो कुछ भी करें, वो खेलेंगे भी, सब कुछ करेंगे। जो अच्छे प्लेयर भी हैं लेकिन वो ब्लू व्हाइट नहीं है, उनके ऊपर सब कुछ चलता रहता है। तो मैं यही कहता हूं ना, जब आप
ऐसे आपको दुनिया अच्छा कहती है यूनुस खान खरा आदमी है, सब कुछ है, या खरा आदमी है पर बता दे, आज बता दे खुल के कि भाई ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर इस तरह की खिचड़ी पक रही है, काम मैं कर रहा हूँ, लेकर आप डोमेस्टिक के कोचेज को लेकर आके आपने वहां पर बिठा दिया मेरे सर के ऊपर, तो बता देना, अपने मुंह से भी तो बताएं, हमें नजर आ रहा है लेकिन आप भी तो बताएं कि किस बेस के ऊपर आप जा रहे हैं। यार ये कोई घर की चीज नहीं है भाई, ये पाकिस्तान की टीम होती है, एक फखर होता है पाकिस्तान का कोच भी बनना, पाकिस्तान से खेलना। हम तो ऐसा समझ रहे हैं कि जब पहन ली कैप कभी उतार दी कैप, दिस इज नॉट डन यार, ऐसा नहीं होता। हम कैप उतार कर दिए, हमारे पास तो ये मिसालें भी मौजूद हैं कि हम भागते हुए जाते हैं और तमाशाई को उठा के अपनी टेस्ट कैप दे देते हैं, टेस्ट कैप की तो ये इज्जत है, तो भारत कैप की तो क्या बात है जी। क्या कहेंगे अब इस मौजू पे, क्योंकि बहुत से लोग अब अगेंस्ट अगर मैं बात करूँ तो ये भी कहते हैं इफ़ी भाई कि यार ठीक है, वो अगर वो अब आप लोग कह रहे हैं कि छोड़ के चले गए, नहीं जाना चाहिए था, कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई वो अगर सिस्टम का हिस्सा है तो भाई वो छोड़ क्यों नहीं रहे, अगर उनकी मर्जी की बात नहीं हो रही तो फिर किस तरह से मामला कैसे हल होंगे। एक तो ये हमारे जो जितने हीरोज और लेजेंड है ना, इनको अकल पड़ती नहीं है, ये जाते भी उसी जगह पर हैं जहाँ पर अपने पाँव पे इनको खुद कुल्हाड़ी मारनी पड़ती है। इनका हमेशा रवैये का मसला रहा है, यूनुस का आपको भी पता है, ठीक है, अब भले आप इस बात का इकरार करें ना करें, मैं कर रहा हूँ, जितने सारे लोग जितने लोगों ने इनके साथ क्रिकेट खेली है सब यही कहते हैं। तो यूनुस को अपना माइंडसेट जरा चेंज करना होगा, और फिर वो हिटलर तो है नहीं कि मैं अपनी मर्जी चला लूंगा। भाई आपको सिस्टम में काम करना है तो आपको सिस्टम के हिसाब से काम करना होगा। आप जिंदगी भर रिसीविंग एंड पे ना बैठेंगे, लोग आपसे प्यार करते रहें। भाई लोग आपसे तवक्को ये करते हैं कि आप जब टीम के अंदर हैं, मिसबा तो चलें ठीक है जी, वो तो पेट एक तरह यस फैन है, वो तो हमेशा रहेंगे पाकिस्तान क्रिकेट। महमूद भाई ने उस दिन कहा यूनुस जैसा कैरेक्टर भाई अगर वो भी गोलमोल बातें करके खामोश हो जाएगा तो वो ड्रामा ही लगेगा, टोपी ड्रामा लगेगा। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि यार यूनुस को चाहिए कि लोगों को बताए कि पीछे मसला क्या है। भाई T20 वर्ल्ड कप से पहले आपके पास में ओपनर सेट है, ठीक है, ना ही आपके पास मिडिल ऑर्डर सेट है, आपको ये भी नहीं पता धानी को आप T20 वर्ल्ड कप खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे, उस बच्चे को आपने डाला हुआ है। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई आप अपने जो मैनेजमेंट के इश्यूज है ना, या तो बिल्कुल आप पब्लिक इंटरेस्ट से दूर रखें आप, मगर आप पब्लिक इंटरेस्ट से दूर रख कैसे सकते हैं, क्योंकि आपके कल्चर में क्रिकेट इसी तरह चलती है। आपको लगता है, जवाब देना ऐसा लगता है जिस अंदाज से क्रिकेट बाबर आजम अभी PSL में खेलते नजर आ रहे हैं, वो आके कहते हैं कि इस पिच पे रन बनाने मुश्किल है, दूसरी तरफ जज़ाई आता है तो जज़ाई जो है उसके जन्नाटेदार स्ट्रोक हम सब देख रहे होते हैं। आपको लगता है इस ब्रांड की क्रिकेट से भी यूनुस खान खुश नहीं होंगे? क्योंकि हमें कई जगह, सॉरी टू से मैं कैमरे पे ये बात कह रहा हूँ, लेकिन कई जगह हमें सेल्फिश अप्रोच भी पाकिस्तानी बैट्समैन की जानिब से इस PSL में खास तौर से नजर आई है कि 45 बॉलों पे 50 कर लो, अपना 100 का ऊपर का स्ट्राइक रेट करो, टीम जाए वो कहीं भी जाए। जी देखिए, मैं दो बातें कर दूंगा इसके ऊपर। एक तो वो पाकिस्तान टीम का कप्तान है भाई, वो जिस सेटिंग पे कप्तान बना हुआ है वो बना रहा है, मुझे उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, मगर ये कि कराची मिनी पाकिस्तान है। मेरी तो सिर्फ इनके ओनर से रिक्वेस्ट है कि भाई बल्लेबाज बोले जो ज्यादा ही टाइप का हो, कम से कम 6 बॉलों के बाद वो आउट होके चला जाए, ये ना हो 15-16 ओवर तक खड़ा रहे, पीछे वालों का ना सिचुएशन छोड़े ना बॉलें छोड़े, वो कुछ कर सके। उसकी अप्रोच कल भी 160 की थी बाबर की, आज भी 160 की। आप जब पूछेंगे 160 170, ऐसा लग रहा है किसी ने फॉर्मूला फिट कर दिया उसके जहन के अंदर। 3 दफा इमाद वसीम बोल चुका है, कल भी उसने कहा कि 20 रन शॉर्ट थे, वो 20 रन कहां से पूरे होंगे आप मुझे बताइए। 15-16 ओवर के बाद जब 50 55 60 हो जाते हैं तो आप जी साइड पकड़ लेते हो, वो पीछे चले जाते हो। कराची जैसी टीम के तक, यानी कराची 2.5 से 3 करोड़ लोगों का शहर है भाई, यहाँ पर इस तरह के बहुत सारे बल्लेबाज हैं। ये बल्लेबाज नहीं चाहिए हमें, यहाँ पे बासित अली चाहिए, हमें यहाँ पे जावेद मियांदाद टाइप का नाम चाहिए जो आपके शहर को जिताए। क्योंकि अब ये राइवलरी जो है ना, ये वाली ये कराची की खास तौर पे, कल मैंने बहुत सारे लोगों को सर दीवार पे मारते हुए देखा मेरे घर के अंदर। यार मेरे बच्चे कह रहे हैं कि यार ये किस तरह कराची हार गया। तो अब आप सोच लीजिए कि इस शहर की जो मोहब्बत है क्रिकेट से, उसका लेवल नेक्स्ट लेवल है भाई। आपको बल्लेबाज वो चाहिए जो, ठीक है, आप बाबर को रखें भाई, पुचकारें सवारें उसको, पाकिस्तान टीम का कप्तान बना के रखें। कराची से मेरी रिक्वेस्ट है कि उसको भाई 50 रन नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे मैच फिनिशर चाहिए जो जिसका नाम बड़ा हो, ऐसा बल्लेबाज चाहिए जिस जब वो खड़ा हो तो वो टीम जीत कर बाहर निकले, हार के नहीं। ठीक है, टीम जीत के बाहर निकले। साथ साथ में एक चीज का और भी इजाफा करूंगा कि आप हमारे शोज देख रहे होंगे, आपको यहाँ पे हर टीम का मौकिफ सामने आता नजर आ रहा होगा, लेकिन अगर आपको मौकिफ नजर नहीं आया होगा तो यहाँ पे आपको कराची किंग के किसी भी प्लेयर का मौकिफ नजर सामने नहीं आया होगा। और उसकी वाहिद वजह यह है कि वाहिद टीम है कराची किंग जो एक मीडिया ग्रुप की टीम है। सलमान इकबाल साहब को जब हमने रिक्वेस्ट की, वो अपने गुनगू मसरूफियात में से वक्त निकाला, वो आए, उन्होंने अपनी टीम की बात की। वसीम अकरम को जब हमने परसू किया, वो आए, अपनी प्रैक्टिस को छोड़ के आए, उन्होंने मीडिया की अहमियत को समझा और इस शो में बात की। लेकिन जो कराची किंग के मीडिया मैनेजर हैं फैसल मिर्जा साहब, उनके पास ना सहाफियों के लिए टाइम होता है, ना उनको अपने प्लेयर को किसी को देने के लिए टाइम होता है कि उनकी टीम का मौकिफ सामने आए। क्या खिचड़ी पकाते हैं, क्या करते हैं, वो सब अपने ही अंदर जो वीडियोस बना रहे होते हैं, अपने मैसेज कर रहे होते हैं, बाहर की दुनिया से क्या खबरें जा रही हैं वो सब उनको नहीं मालूम होता। तो जहाँ एक तरफ इफ़ी भाई कराची किंग की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ फैसल मिर्जा एक बड़ा प्रोफेशनल है, लेकिन मीडिया से उनका और खासतौर से जर्नलिज्म से
कोई दूर दूर तक उनका कोई ताल्लुक कभी भी नहीं रहा। तो ज़रा इस हवाले से भी जो है कराची किंग को ज़रूर सोचना चाहिए कि अगर आपको लोगों की, आवाम की, फैंस की सिंपैथी चाहिए, अगर आपको फ़ैन फॉलोइंग चाहिए, तो ज़रा मीडिया के ताल्लुकात भी जो है अपनी टीम के लोगों के साथ बेहतर करें। इस पर लेंगे ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सेकंड प्लेऑफ को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस वक्त मैच की सूरत हाल कुछ इस तरह से कि 175 रन स्कोर करने इस मैच में कामयाबी के लिए और फाइनल तक पहुंचने के लिए पेशावर ज़ल्मी की टीम को, और 45 रन पे उनका एक खिलाड़ी कामरान अकमल की सूरत में आउट होकर वापस पवेलियन लौट चुका है। 5वें ओवर का खेल इस मौके पर जारी है। दानिश, क्या लगता है आपको 175 एक ऐसे विकेट पे कि जहाँ पे 247 रन हो चुके हैं और पेशावर ज़ल्मी ने फिर 232 किए थे जवाब में चेस करते हुए, कितने सेफ है या अचीवेबल है? आई थिंक जो इस्लामाबाद की बॉलिंग अटैक है जिसमें शादाब जो है मेन रोल करेगा था। शादाब क्योंकि बॉल स्पिन भी होगा, वो स्लो भी कर रहे थे। कल देखा जिसने एक ही ओवर में 2 विकेटें ली उसने, और जिस तरह का वो कर रहा है बॉल, बड़ा इफेक्टिव साबित होगा। स्कोर थोड़ा कम है लेकिन इस्लामाबाद इसको जो है ना मैनेज कर लेगा। और जिस तरीके से मैच चल रहा है अभी 174 पे कैसे पहुंच गई इस्लामाबाद, जो शुरू के अंदर ही उस्मान ख्वाजा आउट हो गए, कॉलिन मंरो ने रन किए थोड़े बहुत, फिर उसके बाद भी आउट हो गए थे शुरू में। हाँ जी हाँ, फिर उसके बाद आके उनकी पार्टनरशिप बनी, नीचे से रन हुए 170, सेम टोटल हुआ है कल वाला। कल कराची किंग्स ने जो है कैचेस छोड़े, बॉलिंग उन्होंने जगह पे नहीं की, लेकिन इस्लामाबाद की बॉलिंग जो है काफ़ी बेहतर है कराची किंग्स से। तो आई थिंक फील्डिंग में सपोर्ट करें ना। अच्छा, कल इससे पहले महमूद के बाद जो दानिश ने जो कल कैच छोड़ा वो छोड़ने वाला था, आई डोंट नहीं था ना कैच, लेकिन वो शायद आजम भाई ने कहा नहीं होगा ना पकड़ो। नहीं वो एक अलग चीज है लेकिन आप प्रोफेशनल हो गया, लेकिन इस स्टेज के ऊपर से भी छोटा। लेकिन वो भी मैं कह रहा हूँ कि किस तरह से कैच जो छोड़ने वाला कैच नहीं थे वो दोनों कैच छोड़ने वाले कैच चले छूट जाते, लेकिन आपने फील्डिंग गंदी की। क्योंकि हम कह रहे हैं ना, हम काफ़ी टाइम से कह रहे हैं, पाकिस्तान टीम का भी वही हाल है, हम कह रहे हैं कि फील्डिंग अच्छी करे, फील्डिंग कोच भी लेके आ जाते, लेकिन ये अपने इंटरेस्ट से होती सब चीज़ें से, कि जब तक लड़का जो है इंटरेस्ट नहीं लेगा तो वो सही नहीं करेगा। महमूद, आपको क्या लगता है ये टारगेट अचीवेबल है या आप समझते हैं कि डिफेंड हो जाएगा? तो अचीवेबल है, ऐसा नहीं है कि कोई मुश्किल हो। मेरे ख्याल से भी एक ही आउट है इनका, गेम को लेकर चल सकते हैं। थोड़ा सा लंबा करना पड़ता है गेम को सम टाइम ना, क्योंकि आपको पता है कि आप ये T20 क्रिकेट में हमें 2 से 3 ओवर में 5-7 चेंज हो जाता है। क्योंकि अगर आप एक मैच भी देखें उसमें 32 रन बने गए थे आखिर में, जिसमें दानिश ने दानिश ने जो किया, तो वहां से मैच बिल्कुल ही चेंज हो गया ना। वरना तो कोयटा इजी चल रहा था कराची के खिलाफ, कोयटा मैच जीता, लेकिन वो 32 रन से कहां चला गया मैच। तो इस T20 क्रिकेट में किसी वक्त भी बड़ी ईंटें लग जाती हैं, लेकिन थोड़ा सा आपके मेन बैट्समैनों को थोड़ा सा काम रहना पड़ता है। तो 170 रन ऐसे नहीं होंगे, आपको लेकर जाना पड़ेगा गेम को आगे। ठीक है, हम बात कर रहे हैं गेम प्लान की। तो इस वक्त मेरे साथ उस टीम के मीडिया मैनेजर टेलीफोन लाइन पे UAE अबू धाबी से मौजूद हैं कि जिनकी टीम को अबू धाबी का मैदान रास आ गया, और जो शिकस्तों का एक मैच यहाँ से जीत के गए थे, 4 मैच हार के गए थे, लेकिन अबू धाबी में जाके उन्होंने शिकस्तों को बिल्कुल बालाए ताक रख दिया और हर मैच में कामयाबियां उनकी टीम का मुकद्दर ठहर रही हैं। मेरे साथ मौजूद है जनाब हैदर अजहर, जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है मुल्तान सुल्तान के। अस्सलाम वालेकुम हैदर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक, सबको सलाम जी। हैदर, आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि इस वक्त आपकी टीम टॉप गियर में चल रही है। ऐसा क्या किया आप लोगों ने अबू धाबी जाके कि बिल्कुल टीम का मोराल, टीम का कॉन्फिडेंस, टीम का सब कुछ जो वो चेंज होता नजर आ रहा है? अल्लाह का जितना भी हम शुक्र अदा करें कम है, सच्ची बात है। हमने तो वही बात है कि जिस तरह हमारे हमेशा टीम में यही बात होती है कि जो हमारे कंट्रोल में चीज़ें वो हमारी मेहनत है, रिजल्ट और उसके नतीजा तो अल्लाह ताला ही हमें देता है। जहाँ तक मैं आपको बड़ा अगर ऑनेस्ट होके बताऊं, जब हमने ड्राफ्ट भी किया था तो हम बहुत कॉन्फिडेंट थे। हमारे नज़दीक हमारे जो रिजल्ट थे अबू धाबी लेग, कराची लेग में, वो ट्रू जस्टिस नहीं करते थे हमारी अपनी टीम की परफॉर्मेंस पे और हमारी टीम की स्क्वाड पर। हमें तब भी हमें फील होता था, बल्कि आई थिंक वो जरा ज्यादा डिमोरलाइजिंग उस वक्त सिचुएशन थी कि हम जो वहां पर एटलीस्ट 3 मैचेस जो हारे वो ऐसे थे जो हम विनिंग सिचुएशन से हारे थे या जो हमें जीत जाने चाहिए थे। तो हमें फिर एक मौका मिल गया कुदरती तौर पर कि जब ये अबू धाबी में लेग होनी थी तो हमें मौका मिला कि हम एक दफा जरा पॉज करें, रीवैल्यूएट करें कि कहां पर हमारी गलतियां थी। हैदर, वक्त मेरे पास सिर्फ 2 से 3 मिनट में, ज्यादा चीजें आपसे जानना चाहूंगा। ये बताएं कि आपकी जो टीम है, जिस तरह मैंने पहले कहा कि पूरा चेंज सिनेरियो चेंज होता नजर आ रहा है,
एक जो स्कूल ऑफ थॉट है वो ये भी कहता है बहुत बड़े बड़े नाम होंगे कोचिंग पैनल में तो वो मुश्किलात पैदा करेंगे, टू मैनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ, ये आपने भी सुना होगा। लेकिन बड़े बड़े नाम हम देख रहे हैं कि सब जेल हुए हैं, टीम ग्राउंड में जेल हुई है, और बड़े बड़े नाम जो हैं वो ड्रेसिंग रूम में, डग आउट में जेल नजर आ रहे हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दूसरा लगातार साल है विद द सेम कोचिंग स्टाफ, और हम लोग यहाँ पर बड़े नाम भी हैं, बीच में कुछ ऐसे नाम भी जिनका लोगों को नहीं पता। हमारी इस वक्त टीम की खूबसूरती है कि एवरीवन इज लाइक अ फैमिली, और हर बंदे की वही रिस्पेक्ट और वही स्टैंडिंग है और वही वैल्यू है टू कंट्रीब्यूशन। तो हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह एक बिल्कुल फैमिली वाला एटमॉस्फेयर है जो आई थिंक आपको फील्ड पे भी नजर आ रहा है। तो वे प्लेइंग विद अटमोस्ट यूनिटी और वे टेकिंग एवरी डे एज इट कम्स। ठीक है, और फैमिली वाला एनवायरनमेंट तो क्या वो जब नंबर लगा रहे हैं वो क्या बताते हैं, कोई ईदी वीदी बांट रहे होते हैं, बता रहे थे कि आउट करोगे तो ये ईदी मिलेगी? नहीं वो तो नहीं है, मैं उनसे ये पूछ लेता हूँ उसके थ्रू कि यार बाद में मैच जीतने के बाद क्या क्या खाना ऑर्डर करें। नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, ये ऑब्वियसली बात है, हमारी कुछ स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स वाला सारा काम चल रहा है जो पिछले साल भी चल रहा था, इस साल भी चल रहा है। ऑब्वियसली ये आइडिया किसका है हैदर? ये बड़ा यूनिक आइडिया किसका है ये? फिर ये आलमगीर तरीन साहब हमारी टीम के ओनर हैं, उन्होंने कुछ काफी ज्यादा आइडियाज इंस्पायर्ड थे फ्रॉम बेसबॉल। तो हमने जब ये पिछले साल किया था तो उसके बाद, बल्कि ये वाली बात मैं आप सबको वैसे भी शेयर करना चाहता हूँ कि हमने पिछले साल ये चीज की, हम टेबल टॉपर्स थे, और हमने फिर यही प्रपोजल पाकिस्तान टीम को भी दिया कि हम आपका ये एग्जीक्यूट कर देते हैं। लेकिन वहां पर हमें कोई इतना उस तरीके से सीरियसली आई थिंक उसे कंसीडर आप काम की बात कर रहे होंगे ना, इसलिए आपको सीरियस नहीं लिया गया। आप काम की बात नहीं करते तो शायद सीरियस आपको ले लेते। थैंक यू सो मच हैदर, आप हमारे साथ मौजूद थे। आपका जी अली, यही चीज इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ कर दी हुई है। नेथन लीमन ने ये कर दी हुई है, और उसने मुल्तान सुल्तान्स को क्रेडिट भी दिया है कि ये चीज वहां पे स्टार्ट की थी हमने। ऑलराइट है। तो ये इंग्लैंड, हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि इंग्लैंड की टीम विच इज वन ऑफ द टॉप टीम्स इन द वर्ल्ड, उन्होंने हमारा ये ऑलरेडी प्लान रेप्लिकेट करके एक्सरसाइज करना शुरू कर दी, एंड वी जस्ट कंटिन्यूइंग विद दैट, और उसमें चेंजेस वगैरह लाते हैं और उससे बेहतर करने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच हैदर, आप हमारे साथ मौजूद थे, और क्रेडिट यकीनन आपको जाता है, आपके मीडिया मैनेजर को जाता है कि किस तरह से आपने मीडिया के साथ अपनी टीम के ताल्लुकात को इस्तवार किया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। क्या लगता है इफ़ी भाई, आपको अब ये जो मैच चल रहा है इसका क्या रिजल्ट नजर आ रहा है, कौन होगा मुल्तान सुल्तान के मद्दे मुकाबिल? पेशावर ज़ल्मी मुझसे आप पूछें। आपको स्ट्रॉन्ग दी दानिश? इस्लामाबाद। आई थिंक पेशावर। कल भी मैंने इस्लामाबाद कहा था, और मैंने आपको कल भी कहा था कि मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद फाइनल खेलेगी। मगर दानिश ने इससे पहले जो कहा था वो बता दूं कि इनको ये नहीं पता चला कि ये रन कैसे हो गए। इन्होंने बात शुरू यहीं से की थी, ये रन कैसे हो गए। तो भाई ऐसे होंगे जैसे पेशावर करे। कैसे हो गए, चल आज बता कैसे रन हुए ना। अभी देखें, अगर मैच हो जाता 120 130 पे तो मजा नहीं आता। तो मैच लंबा गया है ना, तो लंबा गया है, जिसमें हसन अली ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, शादाब ने आज बैटिंग कर दी, उससे रन्स हो गए, ऊपर आता है वो, लोग उसको करते हैं, तनकीद करते हैं, लेकिन आज उसने किए रन्स। तो मेरे ख्याल से इस तरह रन्स हो गए, और 174 सही है। ठीक है। फ़हीम अशरफ की क्या मसले है? आज देखा वो बॉलिंग पूरे रिदम के साथ करा रहे हैं, और कल वो 10वें नंबर पे बैटिंग करने आए। हाँ, कुछ चीज़ें जो है वो समझ में नहीं आती कि फ़हीम अशरफ एक पाकिस्तान टीम में एज ए ऑलराउंडर जो है वो कंसीडर किए जाते हैं, लेकिन T20 क्रिकेट के अंदर एक फ्रेंचाइज उनको 10वें नंबर पर बैटिंग करा रही है, और मेरे ख्याल से वो शादाब से फार बेटर देन बैट्समैन है, क्योंकि उन्होंने शो भी किया है, टेस्ट मैच में भी रन्स किए हैं, हर जगह पर परफॉर्म किया है। तो मेरे ख्याल से उनको ऊपर आना चाहिए, उसकी टेक्निक इतनी बुरी नहीं है। ठीक है, उनको ऊपर आना चाहिए, लेकिन इस शो में भी एक शख्स बड़ी तेज़ी के साथ उभर के ऊपर आई है, और हम उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में भी वो इसी तरह से उभर के सामने आते रहेंगे। कमर रज़ा इफ़ी साहब, आपकी आखिरी और फाइनल अपीयरेंस थी, फाइनल आपका स्पेल था, आपका साथ GTV के साथ कैसा गुजरा, कैसा आपने इस ट्रांसमिशन को एंजॉय किया, क्या हमारी कमियाँ कोताहियाँ, क्योंकि तारीफें तो सभी करते हैं, कमियाँ कोताहियाँ भी आप ऑन एयर बता सकते हैं, हम बिल्कुल खुले दिल के साथ आपको मौका दे रहे हैं। ये आपका कैमरा है। नहीं, मेरे ख्याल में सक्सेस के लिए आपको लर्निंग करनी पड़ती है, अपनी खामियों पे काबू पाना पड़ता है, और उम्र के साथ साथ हर आदमी सीखने के मराहिल से गुजरता रहता है। हम भी सीख रहे हैं, और जो अच्छी चीज़ें नज़र आती है वो बिल्कुल शेयर करते हैं, मीडिया में शेयर करते हैं। ब्रॉडकास्ट मीडिया से मेरा ताल्लुक़ है, डिजिटल मीडिया के लिए काम करता हूँ, तो मेरी कोशिश ये होती है कि पॉजिटिव रहकर पॉजिटिव चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, लोगों के लिए कड़वी होती हैं, मगर वो कड़वी चीज़ें जब तक आप मीठी नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं लोगों को, तो ये ख़त्म नहीं होंगी। GTV के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? GTV डेफिनेटली, GTV मेरा डेब्यू GTV मैं बोलूँगा स्पोर्ट्स में। अली ने मेरे ख्याल में आज से कोई 10 साल पहले भी मुझे अपने एक शो में बिठाया था,
5 मिनट के लिए भी नहीं बिठाया था, बस 2 मिनट के लिए बिठाया था ब्रेक से पहले। वो जिस तरह आप बोल रहे थे वो 2 मिनट बहुत थे वो। आज 10 साल के बाद अली ने भरपूर मौका दिया और मैं थैंक यू वेरी मच अली और GTV की मैनेजमेंट जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया कि मैं एक मौका लूँ यहाँ पर, और बिल्कुल मैंने मौका लिया। और मेरे ख्याल में कुछ बातें ऐसी थी जो यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट के इंटरेस्ट के लिए थी, जो मैंने बहुत साफ अल्फाजों में कह दी, और ये कहना पड़ेगा आपको, आप कब तक पेट में रखेंगे आप चीज़ें, ठीक है। 30 साल हो गए, 20-22 साल हो गए, मैं जब देखता हूँ कि वसीम अकरम का नाम बहुत ऊपर चला गया तो कोई एक छोटा सा आदमी उठता है और बोलता है कि इन्होंने भी तो मैच फिक्सिंग की थी। तो क्रिकेट की जो तल्ख यादें हैं ना, उनको ख़त्म करना पड़ेगा, जब भी आप अपने मुस्तकबिल को बेहतर कर पाओगे। कुछ नहीं तो मैं ये नहीं कह रहा आप इंडिया से सीख लें, आप बांग्लादेश से सीख लें यार, उनको देखें भाई, वो दुनिया का दूसरा अमीर तरीन बोर्ड हो गया वो। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू सो मच। लेकिन आपको हम यहाँ पे ज़रूर आपकी अपीयरेंस जो है वो उसको ज़रूर हम कहेंगे कि थैंक यू सो मच हमारे साथ थे, लेकिन फाइनल में हम आपको ज़रूर कॉल पे लेंगे और आपसे ज़रूर आपके इनपुट लेंगे। दानिश आपका बहुत बहुत शुक्रिया, महमूद आपका शुक्रिया, फी भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी आज की कोशिश काविश कैसी रही आपकी आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। कल रात इंशाल्लाह 11:05 पे एक मरतबा फिर अली सलमान अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आपको खुश आमदीद किया गया। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए, एंजॉय कीजिए अपनेपन के लम्हात। मिलते हैं कल रात 11:05 पे।